प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर कुलदीप फड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज, उदयपुर। आज हम द्वितीय वर्ष कला पॉलिटिकल साइंस के पेपर फर्स्ट आधुनिक संविधान के अंतर्गत यूनिट थर्ड में दिए गए अध्याय जापान के संविधान के बारे में पढ़ेंगे। और आज हमारे अध्ययन का मूल केंद्र होगा जापान के संविधान की विशेषताएं। जापान का यदि हम मानचित्र देखें तो जापान एक ऐसा देश है जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। जापान मुख्य रूप से 4 आइलैंड्स में, द्वीपों में या द्वीप समूहों में बटा हुआ है और उनके इर्द गिर्द हजारों की संख्या में आइलैंड्स हैं। होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु उसके मूल रूप से द्वीप हैं, जहां जापान के रूप में हम उन्हें जानते हैं। जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है। जापान 4 बड़े और हजारों छोटे द्वीपों का एक समूह कहा जाता है। ये द्वीप एशिया के पूर्वी समुद्र तट अर्थात प्रशांत महासागर में स्थित हैं और इसके निकटतम पड़ोसी समुद्री सीमाओं से बाहर जाकर देखें तो चीन, कोरिया और रूस है। जापान में वहाँ का मूल निवासियों की जनसंख्या को देखा जाए तो वहाँ के मूल निवासी 98.5% है और बाकी के 0.5% कोरियाई, 0.4% चीनी तथा 0.6% अन्य देशों से या अन्य प्रजातियों के लोग हैं। जापानी पारंपरिक तौर पर अपने देश को निप्पॉन कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सूर्योदय। जापान की राजधानी टोक्यो है और उसके अन्य बड़े महानगर योकोहामा, ओसाका तथा क्योटो है। बौद्ध धर्म इस देश का सबसे बड़ा, सबसे प्रमुख धर्म रहा है और जापान की जनसंख्या में लगभग 96% बौद्ध धर्म के अनुयायी हमें देखने को मिलते हैं। जापान के संविधान की यदि बात करें तो जापान का संविधान कई बार बना। मूल रूप से यह एक राजतंत्रात्मक देश रहा है जिसके राजतंत्र का सबसे लंबा इतिहास है। जापान का आधुनिक राज्य 1868 के मेजी पुनः स्थापना के साथ अस्तित्व में आया, जिसको मेजी रेस्टोरेशन भी कहा जाता है। मेजी संविधान 58 वर्ष तक लागू रहा। यह संविधान एक तंत्र, एरिस्टोक्रेसी, सत्तावाद, ऑथोरिटेरियनिज्म और राजतंत्र, मोनार्की के आदर्शों पर आधारित रहा है। जापान में मित्र राष्ट्रों का सर्वोच्च सेनापति संयुक्त राज्य अमेरिका का जनरल डगलस मैकार्थर था। 1946 में जापान ने उसके निर्देशों के अधीन एक नया जनतंत्रात्मक संविधान अपनाया। जापान का नया और वर्तमान संविधान लोकतंत्र और शांति के आदर्शों पर आधारित है, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 3 मई 1947 को लागू कर दिया गया। इसे मैकार्थर और शोवा संविधान के नाम से भी जाना जाता है। जापान में इसे संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है 3 मई को। यह संविधान शांति संविधान भी कहलाता है। यह गौतम बुद्ध की विचारधारा को अत्यधिक महत्व देता है। शोवा सम्राट हिरोहितो के शासन
की उपाधि है जिसका अर्थ है क्रांतिमान शांति। नए संविधान के अंगीकरण के दौरान जापान का सम्राट हिरोहितो और प्रधानमंत्री शिहारा थे। जापान के संविधान की हम मूल विशेषताओं पर आते हैं कि जापान का संविधान यदि देखा जाए, पढ़ा जाए, तो ऐसी क्या विशेषताएं हैं जो जापान के संविधान के रूप में हम लोग जान सकते हैं। जापान के संविधान की सबसे पहली विशेषता जो हमें दिखाई देती है वह है जन प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान। अर्थात जापान का संविधान एक ऐसा संविधान है जो लोकतंत्रात्मक है और जिसका निर्माण लोक प्रभुसत्ता के आधार पर किया गया है। दूसरी विशेषता है यह एक लिखित संविधान है, अपेक्षाकृत संक्षिप्त संविधान है और सर्वोच्च संविधान कहा जाता है। जापान का संविधान लिखित रूप में बनाया गया है। अपेक्षाकृत संविधान को संक्षिप्त इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यदि भारत के संविधान को देखें तो उसकी तुलना यदि जापान के संविधान के साथ हम करें तो हमें लगता है कि जापान का संविधान अपेक्षाकृत एक संक्षिप्त संविधान है। इसे सर्वोच्च भी कहा जाता है क्योंकि जापान में यदि किसी बात पर कोई मतभेद है तो वहां पर संविधान के अनुसार ही सभी बातें निर्धारित की जा सकती हैं। जापान के संविधान को कठोर संविधान कहा गया है, अनम्य संविधान, अर्थात एक ऐसा संविधान जिसे बदलना, जिसमें संशोधन की प्रक्रिया आसान नहीं है। अमेरिका के संविधान की भांति ही जापान के संविधान को भी हम लोग राजनीति विज्ञान में अपेक्षाकृत कठोर संविधान मानते हैं। इसको उसी तरह संशोधित नहीं किया जा सकता जिस प्रकार सामान्य कानून बनाए जाते हैं। इसमें संशोधन उसी विशेष प्रक्रिया के द्वारा ही किया जा सकता है जिनका प्रावधान इस उद्देश्य के लिए जापान के संविधान में कहा गया है। इस रूप में यदि देखा जाए तो जापान में सामान्य कानून और संवैधानिक कानून में अंतर किया गया है। जापान के संशोधन का प्रारंभ वहां की विधानसभा करेगी और ऐसे किसी प्रस्ताव को उसके 2/3 सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए और उसके बाद इसे एक विशेष जनमत संग्रह या विशेष चुनाव के द्वारा अनुमोदन हेतु जनता के सामने रखा जाता है, जिससे जनता के बहुमत की स्वीकृति मिलनी अति आवश्यक है। इस प्रक्रिया से अनुमोदन संशोधन को जनता के नाम पर संविधान के अविभाज्य अंग के रूप में सम्राट द्वारा लागू किया जाता है। जापानी संविधान में अभी तक कोई संशोधन उस रूप में नहीं किया गया है। इसे एकात्मक संविधान कहा जाता है। ब्रिटेन के संविधान की तरह ही यह राज्य को एकात्मक स्वरूप प्रदान कर रहा है। केंद्र और प्रांत सरकारों के बीच शक्तियों का कोई विभाजन नहीं देखा जाता। सारी शक्तियां केंद्र सरकार में नहीं थे और प्रांतों को उनकी सत्ता केंद्र से प्राप्त होती है। प्रांतों की सत्ता और उनके अधिकार क्षेत्र को विधानसभा घटा सकती है और बढ़ा सकती है। अतः प्रांत केंद्र सरकार की अधीनस्थ इकाइयों के रूप में काम करते हैं और उन्हीं शक्तियों का उपयोग करते हैं जो उनको केंद्र सरकार के द्वारा सौंपी जाती है। जापान एक संसदीय सरकार का मॉडल है। हम देखते हैं कि लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में शासन करने के लिए जिस प्रकार की सरकार को निरूपित किया जाता है, 2 प्रकार की प्रणालियां हमारे सामने अस्तित्व में है। एक है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली और दूसरी संसदात्मक शासन प्रणाली। तो यहाँ हम जापान के संविधान को देखें तो जापान का संविधान जापान में एक संसदात्मक प्रणाली की सरकार की स्थापना करता है, जहाँ
जापान का सम्राट नाम मात्र का अथवा केवल वैधानिक प्रधान है। वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिमंडल है। मंत्रिमंडल का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, जिसके अधीन राज्य मंत्री होते हैं। सम्राट राज्य का प्रमुख माना जाता है और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख माना जाता है। सरकार का गठन प्रतिनिधि सभा में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी करती है। प्रधानमंत्री अनिवार्य रूप से ऐसा व्यक्ति बनता है जो बहुमत वाली पार्टी या बहुमत वाले गठबंधन का एक नेता होता है। प्रधानमंत्री का मनोनयन विधानसभा के प्रस्ताव द्वारा इसके सदस्यों में से किया जाता है और मनोनयन के पश्चात प्रधानमंत्री की नियुक्ति सम्राट के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री ही राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति करता है, लेकिन उनके बहुमत को विधानसभा का सदस्य होना आवश्यक है। जापान में संविधान के द्वारा एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई है। संवैधानिक राजतंत्र इस रूप में कह सकते हैं कि वहां राजा का पद विद्यमान है, लेकिन शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक है। जापान के बारे में यदि हम उसके संविधान को ऊपरी तौर पर अध्ययन करें तो ये देखा जा सकता है जापान एक राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली है, लेकिन उसका मॉडल, उसकी शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक हो चुकी है। इसे सीमित वंशानुगत राजतंत्र भी कहा जा सकता है। जापान की संस्था, जापान में सम्राट की संस्था को बनाए रखते हुए भी संविधान उन सम्राट को सभी शक्तियों, विशेषाधिकारों और प्राधिकारों से वंचित रखता है जिनका उपयोग वह लोकतंत्रात्मक सरकार के निर्माण से पहले, अर्थात वर्तमान संविधान से के निर्माण से पहले किया करता था। सम्राट राज्य और जनता की एकता का प्रतीक माना गया है। उसको यह स्थिति जनता की इच्छा से प्राप्त होती है, जिसमें समूची प्रभु सत्ता निहित होती है, और इस प्रकार सम्राट की प्रभु सत्ता को समाप्त कर दिया गया। राजसी सिंहासन अर्थात सम्राट का पद एक वंशानुगत पद है और यह डाइट के द्वारा पारित कानून के अनुसार उत्तराधिकार के रूप में आगे सौंपा जाता है। सम्राट को सभी कार्यों के लिए मंत्रिमंडल की सलाह और स्वीकृति आवश्यक होती है। सम्राट केवल ऐसे ही काम करता है जिनका वर्णन संविधान में किया गया है। उसे सरकार से जुड़ी हुई कोई भी प्रकार की शक्तियां प्राप्त नहीं है। जापान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखी गई है। यहां संविधान सर्वोच्च है और ऐसी स्थिति में न्यायपालिका जिस रूप में अपनी व्यवस्था का संचालन करती है, वह संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखते हुए न्यायपालिका स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करती है और वहां पर न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था भी विद्यमान है। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन की अपनी शक्ति संविधान से प्राप्त नहीं करता है, लेकिन जापान के सर्वोच्च न्यायालय को यह शक्ति सीधे संविधान के द्वारा दी गई है। जापान के संविधान के अनुच्छेद 81 में यह विशेष रूप से कहा गया है कि किसी भी कानून, आदेश, नियम या सरकारी कार्य की संवैधानिकता का निर्धारण करने का अंतिम न्यायिक अधिकार वहां के सर्वोच्च न्यायालय को ही प्राप्त होगा। जापान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है। जापानी संविधान में अधिकारों का प्रावधान अमेरिका के अधिकार अधिनियम के मॉडल के अनुसार किया गया है, जिसमें जापानी जनता को बड़ी संख्या में नागरिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकार दिए गए और उनको अपरिवर्तनीय और अनुल्लंघनीय घोषित किया गया है। न्यायिक समीक्षा के अपने अधिकार के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के नेतृत्व में न्यायपालिका इन अधिकारों के संरक्षण का काम करती है। जापानी संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार
अमेरिकी अधिकार अधिनियम की तुलना में अधिक सुस्पष्ट और सुनिश्चित है। संविधान की कुल 103 धाराओं में से 31 धाराएं, जिसमें वास्तविक तौर पर है अनुच्छेद 10 से अनुच्छेद 40 तक, यहाँ जापान के अधिकारों, नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को समर्पित किया गया है। जापान एक धर्मनिरपेक्ष प्रकृति का राज्य है, जहां संविधान के अनुसार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। सभी धर्मों को एक समान माना गया है। कोई भी धर्म राजधर्म घोषित नहीं किया गया है और सरकार यदि नागरिकों के लिए कोई काम करती है, किसी प्रकार के कार्य सुनिश्चित किए जाते हैं, तो उसमें किसी पंथ को देखते हुए वे कार्य नहीं किए जाते। राष्ट्रीय नीति के रूप में जापान में युद्ध का परित्याग कर दिया गया है। जापानी संविधान युद्ध तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान के उपाय के तौर पर ताकत के प्रयोग, बल के प्रयोग, आक्रमण, युद्ध इत्यादि को परित्याग करते हुए राष्ट्र को संप्रभु अधिकार घोषित करता है। यह जापान को जल, थल और वायु सेना तथा युद्ध की अन्य क्षमताओं को बनाए रखने से प्रतिबंधित भी करता है। यदि राज्य के युद्ध के संलग्नता के अधिकार को स्वीकार नहीं किया जाता। जापान पहला आधुनिक राज्य है जिसने युद्ध का सदा के लिए संवैधानिक तौर पर परित्याग कर दिया है। संविधान में इस प्रावधान को जनरल मैकार्थर ने यह सुनिश्चित करने के लिए रखवाया था कि जापान को फिर कभी एक सैनिक राष्ट्र के रूप में व्यवहार करने की अनुमति न मिले, जैसा कि उसने 1931 और 1945 के दौरान किया था। इस प्रावधान को संविधान में रखने का एक उद्देश्य यह भी था कि अमेरिका के प्रतिद्वंदी के रूप में जापान को एक ताकत के तौर पर समाप्त कर दिया जाए, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि अपनी सुरक्षा और प्रतिरक्षा के लिए जापान हथियारों इत्यादि का प्रयोग नहीं करेगा। किसी भी अन्य आधुनिक राज्य की तरह जापान को अपनी प्रतिरक्षा क्षमता स्थापित करने की स्वतंत्रता है, लेकिन संवैधानिक तौर पर सही प्रदर्शित करने के लिए प्रतिरक्षा सेना शब्द का प्रयोग किया गया है। यह इस आधार पर न्यायोचित भी है कि विदेशी आक्रमणकारी के विरुद्ध प्रत्येक देश को अपनी रक्षा करने का जन्मजात अधिकार प्राप्त होता है। जापान एक ऐसी विधायिका की स्थापना करता है जो 2 सदन वाली है। यहां संसद है जिसे डाइट के नाम से पुकारा जाता है, और इसके 2 सदन हैं, प्रतिनिधि सदन और दूसरा सभासद सदन। दोनों का गठन अलग रूप में संविधान के अनुसार किया जाता है। जापान में नागरिक शासन को सर्वोच्चता दी गई है। जापान एक ऐसा राष्ट्र है जिसने अंतर्राष्ट्रीय रूप में युद्ध का परित्याग किया है, और ऐसी स्थिति में यदि जापान को हम देखें तो जापान के शासन में वे ही व्यक्ति सरकार के अंग हो सकते हैं जो कि सिविलियंस हो, अर्थात नागरिक शासन से संबद्ध हो। यहां इस बात का ध्यान रखा जाता है कि किसी भी प्रकार का सेना का कोई व्यक्ति शासन में न आए और चुना न जा सके। जापान में एकात्मक शासन व्यवस्था है, अर्थात केवल केंद्र सरकार है, और यदि प्रांतीय सरकारें हैं तो वे केंद्र सरकार पर ही अपनी निर्भरता रखती है।
लेकिन इसके बावजूद जापान में स्थानीय शासन की व्यवस्था की गई है। स्थानीय शासन के तौर पर वहाँ इसकी इकाइयाँ निर्मित की गई हैं और वे इकाइयाँ परस्पर अपने कार्यों को इस रूप में समायोजित करती हैं कि वे स्वतंत्रतापूर्वक कार्य कर सकें और अपने नागरिकों के लिए वे कार्य कर सकें। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जापान के संविधान की जो मूलभूत विशेषताएं हमें दिखाई देती हैं वे मूल रूप से लोकतांत्रिक हैं। सम्राट को वे एक पद के रूप में विद्यमान रखना चाहते हैं क्योंकि सम्राट वहाँ पर वंशानुगत तो है ही, लेकिन वे जनता की एकता के प्रतीक माने जाते हैं। जापान की जनता अपने सम्राट को सूर्य देव का वंशज मानती है और इस रूप में उसकी पूजा की जाती है। वे चाहते थे कि जनतंत्र तो आए लेकिन उनके सम्राट का पद कभी ना जाए। तो इस रूप में जापान एक राजतंत्र के रूप में स्थापित है जहां शासन व्यवस्था एवं संविधान का मॉडल पूर्णतः लोकतांत्रिक आधार पर निर्मित किया गया है। जापान का संविधान ब्रिटिश संविधान की भांति राजतंत्रात्मक होते हुए भी पूर्ण रूप से लोकतंत्रात्मक है। वर्तमान संविधान ने जापान को युद्ध करने के सर्वोच्च अधिकार से वंचित कर दिया है। जापान का सम्राट ब्रिटेन के सम्राट की तरह ही कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान होता है और वास्तविक शक्तियां मंत्रिमंडल में ही निहित होती हैं। जापान स्वयं विश्व युद्ध में 1945 में अपने दो नगरों हिरोशिमा एवं नागासाकी के ध्वस्त होने का भयावह दुष्परिणाम झेल चुका है तथा अमेरिकी राजनीतिक यही चाहते थे कि वे जिस देश के संविधान का निर्माण करने जा रहे हैं उसके द्वारा भविष्य में युद्ध का मार्ग न अपनाया जाए और इस कारण से जापान अपने संविधान में युद्ध का पूर्ण रूपेण परित्याग कर देता है। बहुत बहुत धन्यवाद।